हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के विषय में। आप सब ये जानना चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एमटीएस के लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए या लेबोरेटरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो उनकी जो है कट ऑफ क्या रही थी, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपको किस तरीके से कितनी मेरिट लानी होती है, तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। और साथ ही ये भी बात बताएंगे कि जो रिजल्ट जारी करने का पैटर्न रहा था पिछली बार, वो कैसा रहा था, क्या सभी की कट ऑफ जारी की गई थी या नहीं की गई थी, हर एक चीज़ पर हम बात करेंगे। साथ ही आपके जो बहुत ही बड़े डाउट आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, अगर आपके भी डाउट है तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों के दो प्रश्न बहुत ज़्यादा आप पूछे जा रहे हैं। पहला तो ये कि प्रोवेशन पीरियड क्या है। पीरियड ऑफ प्रोवेशन आपके जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हर एक पोस्ट के बाद आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, कि पीरियड ऑफ प्रोवेशन, फिर वहाँ पर एक 1 ईयर एक्सटेंड जॉब के लिए लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ये चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं अभी क्लियरली अच्छे से बता देती हूँ ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। दूसरी बात यह है कि आप सभी के सबसे ज़्यादा प्रश्न है कि क्या ये जो वैकेंसी आई है ये संविदा पर है। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं, उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये सरकारी नौकरी है। तो सबसे पहले मैं इसी का जवाब दे देती हूँ कि आप लोग को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये आपकी जॉब सरकारी ही है और ये सेंट्रल की जॉब है, ठीक है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आप भूल जाइए कि ये सरकारी नौकरी है या नहीं, ठीक है, सरकारी ही नौकरी है आपकी। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरी बात हम कर लें कि ये संविदा पर है कि नहीं। नहीं, ये संविदा पर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे होंगे और आपको ये बता रहे होंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसीज आई थी अभी दिसंबर में भी हुआ था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, अभी भी मेन ऑफिशियल साइट पर पड़ी होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसकी मेन ऑफिशियल साइट को सर्च करिए, वहाँ पर विजिट करिए, या वहाँ से किसी के बता देने से नहीं। जैसे कि अभी हम बता रहे हैं आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही है तो आप फॉर्म मत फिल करिए, ये तो आपके डिसीजन के ऊपर है ना कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी हैं कि जैसे फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वाकई में बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। क्योंकि एक क्लर्कियल फॉर्म के लिए अगर कैंडिडेट को देखें तो उनके लिए 100-200 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो 1600 फीस देना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि और जगह पे देखें, पिछली बार इतनी फ़ीस नहीं थी, थोड़ी कम थी, बल्कि फ़ीमेल की तो फ़ीस ही नहीं ली गई थी, 50 रुपये शायद थे फ़ीस। इस बार ज़्यादा है। तो फीस के मामले में तो कुछ नहीं किया जा सकता, जो है वो तो है ही है। तो जिनको फॉर्म भरना है तो उतना तो उनको पेमेंट करना ही होगा। और फीस इतना ज़्यादा रखने का कारण इस बार मुझे जहाँ तक लग रहा है, हो सकता है कि ये पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराएं या कुछ हो सकता है, ऐसा श्योर नहीं है। पिछली बार तो ऑफलाइन ही पेपर आपका हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये संविदा पर नहीं है, कॉन्टैक्ट बेसिस नहीं होता है, ठीक है। सबसे कट ऑफ बताने से पहले ही मैं आपको भी जब मैं आपको भी ये बता रही हूँ पीरियड ऑफ प्रोवेशन का मतलब, तो आप समझ जाएंगे कि ये संविदा पर है कि नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पहले ही लिखा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप इतने ही वर्ष के लिए रहेंगे, पर इसमें ये नहीं लिखा है कि आप इतने, मोर 1 ईयर एक्सटेंड लिखा है, इसमें आपको 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो जो ये पीरियड ऑफ प्रोवेशन होता है ये हर एक जॉब में होता है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है। फ़र्क इतना है कि इन्होंने लिख रखा है पहले से ही। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए तो भी होता है, उसका पीरियड्स कम भी हो सकता है, जैसे 6 मंथ के लिए आपको रखा जाए, फिर उसके बाद आपको 1 ईयर के लिए किया जाए, तो ये चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पे पहले इन्होंने मेंशन कर रखा है। कहीं पर भी आप जाते हैं तो जब आपकी जॉब अस्थाई लिखी होती है, स्थाई लिखी होती है, दो होती है ना, तो जो परमानेंट, अभी आप कहीं से भी वैकेंसी आती है, कल भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया रहा होगा कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो 1 ईयरली आपको, उनका ये नहीं होता कि आपको 1 साल के बाद निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पहले वहाँ पे जॉब करते हो, आपको देखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या चीज़ है, और रेयर ही होता है, शायद ही कोई कैंडिडेट हटता है, ठीक है, अगर उसके सभी चीज़ें नहीं ठीक हैं तो। ठीक, आइए हम पहले इस पर बात करते हैं कि पीरियड ऑफ प्रोवेशन होता क्या है, इसको देख लीजिए, फिर बाकी हम कट ऑफ पे आते हैं।
आप स्क्रीन पे देखिए, ये आपका विज्ञापन ही है। जितने भी आपके यहाँ पे पोस्ट हैं सब में ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको हर एक पोस्ट में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन का क्या मतलब होता है। तो आप वहाँ सब में देखेंगे यही लिखा है कि 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है, अगर हिंदी में समझना चाहें तो परिवीक्षा अवधि होती है इसका मतलब। सर्च करेंगे आप तो भी आपको मिलेगा। तो उसमें होता क्या है, आप को जैसे पहले आप अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, जॉब आपकी होती है, तो आप 1 साल तक काम करते हैं। 1 साल काम करने के बाद आपका की जो जॉब होती है वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड की जाएगी। उसके बाद 1 साल, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए इसको संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मान रहे हैं कि यहाँ पे 1 मोर ईयर लिखा है कि 1 साल बाद आपको करना है, फिर उसके बाद आपको नहीं करना है। और एक बात और अगर ना जानकारी हो तो ये भी जान लीजिए, जो संविदा पे भर्तियाँ आती हैं उसको भी हर 1 साल के बाद रिन्यूअल किया जाता है। फिर आप नेक्स्ट ईयर में अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है उसकी जो आपको वेतन मिलता है, जो सैलरी मिलती है वो कम होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके जो क्लर्कियल लेवल के जो जॉब होते हैं, जितनी पेमेंट होगी सबकी उतनी आपको भी मिलती है। साथ ही आपको भी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो सभी को मिलेगी। तो सारी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं इसके दौरान, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलता। और रही बात सिर्फ इसकी कि ये होता क्या है प्रोबेशन पीरियड्स, तो ये हर एक नौकरी में हर जगह पे लागू होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। ये उस कंपनी या उस संस्था पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम का ये पीरियड्स रख रहा है। जैसे इन्होंने 1 ईयर किया है, कोई 6 महीने का होता है, कोई 2 साल का, 3 साल का, इतना होता है, ठीक है। तो उस दौरान आपके काम को देखा जाता है, आपके परफॉर्मेंस को देखा, साथ ही आपके जो कैरेक्टर है वहाँ पर, मतलब कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जो व्यवहार है आपका, ठीक है, तो कैसा है सबके प्रति, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद आपका होता है। तो इतना किसी को टाइम नहीं कि आपको बैठ के देखेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको एक दे दिया गया है कि इतने टाइम का होता है, फिर उसके बाद आपको परमानेंट आप धीरे से बाद में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर ऐसा होता तो लिखने में क्या जाता था, लिख देता कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और ये भी जान लीजिए कि अभी जो दिसंबर में वैकेंसी आई थी, 12 दिसंबर को मे बी आपका इंटरव्यू सिर्फ कंडक्ट हुआ था। और भी कुछ आई थी, टीचिंग के पोस्ट आए थे और भी आए थे। अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीज़ें पड़ी हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं भी होंगी तो टेलीग्राम जो लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसको आप नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। वहाँ तक कि उसमें फिक्स सैलरी भी लिख दिया है कि आपको 25,000 रुपये मिलेगा कि 15,000 रुपये मिलेगा। उन सब वैकेंसीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपके जो अभी विज्ञापन जारी हुए इसमें कहीं कुछ लिखा है? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब नहीं लिखा है तो आप अपने से सोच नहीं सकते। और रही बात कि हमको लगता है कि ये संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट में है, फॉर्म भरे ना भरे, आपके साथ तो कोई जोर ज़बरदस्ती किसी की है नहीं। आपको भरना है, आप क्या कैरियर है, अगर आपको उसमें जाना है तो फॉर्म भरिए, पढ़ाई करिए और जो अदर एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए। इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है कि आपका मतलब हम भरें कि ना भरें, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। तो अगर आपको जो डिसीज़न सही लगता है वो करिए। बाकी मैंने चीज़ें पहले भी बता दी थी आपको, फिर से एक क्लियरली वीडियो में अभी आपको बता भी दिया। उम्मीद है आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कल से लगातार आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं इसी चीज़ को लेकर कि ये संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है, परमानेंट होगी कि नहीं होगी, 1 साल का मतलब क्या है, प्रोबेशन का मतलब क्या है। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, ठीक है। तो समझाने का उद्देश्य इतना ही था। आइए अब हम सीधे अब अपनी कट ऑफ पे चलते हैं। और कट ऑफ भी मैं आपको ऐसे नहीं, मैं जो कट ऑफ आई थी मैं उसके PDF के थ्रू आपको दिखाती हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए। देखिए मैं आपको कट ऑफ क्लियरली बताऊँ पिछली बार का, PDF में आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी। उससे पहले एक चीज़ आप सभी लोग जान लीजिए, जो पिछला एग्ज़ाम कराया था इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए रहा, ग्रुप A B C जो भी रहे हों, सबके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इस चीज़ को मानना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि मेरी भी जानकारी में थे कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ था। ठीक नहीं होने का मतलब है, अगर कोई कैंडिडेट फेल हो गया, सपोज करिए उसके नंबर नहीं आए, तो आप नंबर तो उसका बता सकते हैं कि वो कितना नंबर पाया था कि उसको फेल कर दिया गया, या कितना कम था कट ऑफ से। तो कुछ चीज़ें कमियां रहीं, लेकिन पूरी उम्मीद है इस बार इस चीज़ को दूर किया जाएगा, क्योंकि उस बार कुछ इशू हुए थे, तो इस बार क्लियरली होना चाहिए। फिलहाल
आइए देखते हैं। और इसमें ये भी जान लीजिए कुछ ऐसे रिजल्ट जारी कर दिए गए थे कि डायरेक्ट रोल नंबर आ गए थे आपके और नाम आ गए थे, कट ऑफ की जानकारी नहीं दी गई थी और कुछ में दी गई थी। ठीक, ये जो बात फैक्ट है वो आपको मैंने बता दिया है, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पोस्ट देख रहे हैं आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी। यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने कट ऑफ नहीं जारी किया था। ठीक है, डायरेक्ट इनको इनके कैंडिडेट के नेम जो थे और रोल नंबर, फॉर्म नंबर, ये सारी डिटेल्स आ गई थी। ठीक, उसके बाद देखिए ये भी पोस्ट की वही है, नीचे आप देखते चलिए, ये ओबीसी कैटेगरी की है, इसमें भी इन्होंने नहीं जारी किया था, लेकिन सब में ऐसा नहीं था, कुछ में आया भी था। ये देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, ईडब्ल्यूएस, एससी, सब अलग अलग जारी किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये है स्टेनोग्राफर के लिए है पोस्ट, स्टेनोग्राफर। इन्होंने इस तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया था, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया था। अब देखिए जैसे यहाँ बात करें, इसका देखिए कट ऑफ इन्होंने जारी किया था, किसका है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का है। ठीक, कट ऑफ कितनी गई थी, 100.5। ठीक है, इनकी जनरल की कट ऑफ गई थी ये, और इनके नाम भी दिए थे। तो इस तरीके से सबका कट ऑफ देना चाहिए था, तो सब में नहीं आया था। ओबीसी की कट ऑफ जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट की कितनी गई थी, तो 83 कट ऑफ गई थी। ठीक, फिर उसी प्रकार से आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 92.5 कट ऑफ गई थी, एससी की कट ऑफ 60 गई थी, एसटी में कट ऑफ 38 गई थी, और लेबोरेटरी अटेंडेंट में जो है पीडब्ल्यू की कट ऑफ 71 गई थी। ये सब 200 में थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट में जनरल की कट ऑफ 144.5 144.5 कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब इसी प्रकार से सभी की कट ऑफ है। यहाँ पे देखिए ओबीसी की 137 गई थी कट ऑफ। तो ये सारे कट ऑफ इसी तरीके से थे। मैं एमटीएस का भी अभी दिखाती हूँ, एमटीएस के भी कट ऑफ जारी किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, 155 गए थे जनरल की कट ऑफ। मैंने कहा ना 200 नंबर का था, 100 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था। 155 कट ऑफ थी जनरल की। और वहीं पर एमटीएस की बात कर लें तो 150.5 कट ऑफ थी, और यहीं पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 151.5 थी, और एमटीएस में ही एससी की कट ऑफ 147.5, और जो एसटी कैटेगरी है 125.0, मतलब 125 नंबर थे, और पीडब्ल्यू की कट ऑफ 147 मतलब 147.5 थी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ हमारी आ रही है अलग अलग, तो इसमें फीमेल की कट ऑफ अलग नहीं लगी थी, सबका वही है। जैसे अगर कोई एससी की फीमेल कैंडिडेट है या ओबीसी की है, तो जो ओबीसी कैटेगरी का है वही उनका भी था। तो उस तरीके से कट ऑफ जारी गई थी पिछली बार। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है हर एक चीज़ की ही। और कुछ पद ऐसे थे कि सिर्फ सब में नहीं कहा जा सकता, कुछ पद थे जिसमें नंबर नहीं आया था, कट ऑफ नहीं जारी किया गया था, और जिनका जो सिर्फ पास हुए थे कैंडिडेट उनका ही नाम आया था। जैसे मेरा कहना ये है कि कहीं भी हम एग्ज़ाम देते हैं कहीं पर भी, तो ये लगता है कैंडिडेट को कि मेरे मार्क्स कितने थे ये बताए जाएँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आप देखते होंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीएस, कोई भी वैकेंसी आती है उसके तुरंत अगर ये मार्क्स नहीं देते हैं तो बाद में देखे होंगे, अभी कुछ दिन पहले आई थी तो उसके मार्क्स बाद में दिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। लेकिन उम्मीद है इस बार सारी कमियां दूर करेंगी, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन इस बार फेयर होगा सब कुछ। इसी को मान के आपको फॉर्म भरना है तो भर लीजिए, और अपने तैयारी करते रहिए। तैयारी क्या करनी है मैंने बता दिया है। ठीक है, बाकी वीडियो अवेलेबल ही है, कोई समस्या हो तो आप वहाँ से देखते रहिएगा, और मेरे द्वारा आपको वीडियो लगातार मिलते ही रहेंगे। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे बता दिया जाएगा। सब लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस अगर किसी का है तो वो पढ़ते रहिए। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कहीं से भी तो आपको चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।